तो जैसे कल हमने केंद्रीकरण का सिद्धांत देखा था, आज हम देखेंगे अधिकार की रेखीय श्रृंखला का सिद्धांत। मुझे ये बताओ, अधिकार, जैसे मैंने बताया था, अधिकार जो है वो एक व्यक्ति से मिलना चाहिए, मतलब अधिकार का रेखीय श्रृंखला। जैसे यहाँ पे इसका उल्टा विपरीत एक था, उल्टा भी नहीं बोल सकते उसको, है ना, कि हुक्म की एक सूत्रता का सिद्धांत। उसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति को हुक्म देने वाले 1 2 3 4 ज़्यादा हो जाएंगे तो समस्या आ जाएगी, है ना। तो जैसे मैंने बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग लोग हमको अलग अलग विरोधाभासी विपरीत परिस्थिति की आदेश दे देते हैं तो परेशानी आ जाती है। तो हमारे ऊपर आदेश देने वाले कितने होने चाहिए? एक ही होने चाहिए, है ना। तो एक ही होगा, आदेश देने वाला एक ही होगा, तो वो क्या, आदेश की एक सूत्रता का सिद्धांत हो गया था, है ना। अभी यहाँ पे है अधिकार की रेखीय श्रृंखला, उसमें भी यही टॉपिक है लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाया गया है। यह सिद्धांत उच्च अधिकार के प्रबंधकीय अधिकारों से लेकर तल स्तर के कर्मचारियों तक श्रृंखला की रचना पर जोर देता है ना। यह उच्च अधिकारी है, इसके नीचे ये अधिकारी है, उसके नीचे दूसरा अधिकारी है, उसके नीचे तीसरा अधिकारी है। तो अधिकार की रेखीय श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पे समझ लीजिए एक उच्च अधिकारी, उसके नीचे अलग अलग अधिकारी, हर एक के नीचे अलग अलग अधिकारी, मतलब अलग अलग व्यक्ति, उसके नीचे अलग अलग कर्मचारी, है ना। तो कोई भी कर्मचारी की आप बात ले लो तो हमें पता है, जैसे कि हुक्म की एक सूत्रता के सिद्धांत की बात करें तो ऊपर हुक्म देने वाला एक ही होना चाहिए, है ना। लेकिन तब क्या होता है, अधिकार की, तो ऊपर अधिकार देने वाला, मतलब हुक्म देने वाला तो एक ही होना चाहिए हर एक के व्यक्ति के ऊपर, लेकिन यहाँ से अधिकार की श्रृंखला उच्च संचालकों से लेकर तल स्तर पर तक अटूट रहनी चाहिए। प्रत्येक स्तर पर अनुरूप अधिकार और दायित्व का विभाजन होना चाहिए। अधिकार और दायित्व का विभाजन प्रत्येक स्तर पर, यह स्तर पर अधिकार और दायित्व का विभाजन, यह स्तर पर अधिकार और दायित्व का विभाजन, यह स्तर पर अधिकार और दायित्व का विभाजन। इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का पता होना चाहिए कि वे किसके प्रति उत्तरदायित्व है ना। हर एक के नीचे हुक्म देने वाले हर एक के ऊपर एक ही होना चाहिए, है ना। तो ही एक संभव होगा कि उसको, हर एक व्यक्ति को किसको उत्तर देना है ये पता होगा, है ना। अगर इसके ऊपर हुक्म देने वाला, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन व्यक्ति बना देता हूँ, ये ग्रीन कर्मचारी जो है उसके ऊपर हुक्म देने वाले 2 हो गए तो उसको किसको जवाब देना है पता ही नहीं चलेगा, मतलब उत्तरदायित्व वो किसके प्रति है ना। जैसे हुक्म देने वाला एक ही होना चाहिए तभी ये चीज़ संभव होगी। उसका पूरा विपरीत परिस्थिति की बात है, मतलब विपरीत सिचुएशन, डिजाइन की बात है, सिचुएशन की बात है। वहाँ पे हुक्म देने वाला को ध्यान में रखकर बताया गया है कि हुक्म देने वाला एक होना चाहिए। यहाँ पे उत्तर देने वाला जो है उसके ऊपर वो किसको उत्तरदायित्व है, हाँ, वो किसको उत्तरदायी है, मतलब वो किसको उत्तर देगा वो स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो वो किसके प्रति उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी है, और उनके प्रति किसका दायित्व है, उसके प्रति किसका दायित्व है, ऊपर वाले का, है ना। इस कारण से एक रेखीय श्रृंखला उत्पन्न होती है। इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, एक रेखा बन गई। इसके नीचे ये, एक इसके नीचे है ये, उसके नीचे कोई और दूसरा, तो ये भी एक रेखीय श्रृंखला बनती है ना। तो जो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाती है और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचना का संचार होता है। इस प्रकार क्या होता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर हुक्म का संचार होता है, हुक्म जाता है, और निम्न स्तर से ऊपर की ओर सूचना का संचार होता है, और वो एक ही रेखा में होता है, इसलिए उसको रेखीय श्रृंखला कही जाती है। जैसे कि अगर कोई ऐसा हो स्ट्रक्चर कि काम करने वाला एक व्यक्ति है, उसके ऊपर 2 व्यक्ति हुक्म देने वाले हैं, तो क्या होगा। तो ऊपर हुक्म देने वाले हैं वो 2 है और नीचे काम करने वाला व्यक्ति 1 है, तो वो यहाँ पे ना तो हुक्म की एक सूत्रता है और ना तो अधिकार की रेखीय श्रृंखला है ना। फिर ये इसके नीचे 2-4 जने होंगे, फिर उन सब के ऊपर भी 2-4 जने होंगे,
फिर उसके नीचे 4-5 जने होंगे, तो उसके ऊपर भी वापस 4-5 जने होंगे हर एक के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है, यहाँ पे कोई रेखा नहीं बन रही है, क्या बन रहा है, पूरा जाल बन रहा है। और ये जाल में तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा, कौन किसके लिए उत्तरदायी, कौन किसको हुक्म देगा, किसका हुक्म कौन मानेगा, है ना, वो कोई निश्चित नहीं होता है वहाँ पे, है ना, परफेक्टली कोई निश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये रेखी श्रृंखला काम नहीं करती। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ना, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे ना, तब इसको ज़्यादा समझ में आएगा, मतलब इसको हम ज़्यादा उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उसके बाद है व्यवस्था का सिद्धांत। अभी मुझे बताओ, आप लोग तो किचन में काम करते ही हो, है ना, शायद लड़के नहीं करते होंगे, तो कोई बात नहीं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने, मतलब लड़कों में भी किचन में काम नहीं किया हो। आपको इतना तो पता ही रहता है ना कि भाई नमक कहाँ पे, हल्दी कहाँ पे, पता रहता है कि नहीं पता रहता? हाँ, अगर अगर आप वही चीज़ को अलग अलग जगह पे रख दोगे, ऐसी जगह पे रख दोगे जहाँ से वस्तु को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या होगा? अव्यवस्था होगी तो क्या होगा? खाना बनाते समय तुरंत यहाँ पे वो कुछ पक रहा होगा और वहाँ पे तुरंत आपको नमक चाहिए तो तुरंत नमक नहीं मिलेगा, और वापस गैस बंद करके नमक ढूंढने जाना पड़ेगा, और पता भी नहीं रहेगा घर में नमक है कि नहीं। थोड़ा सा नमक कम हो जाता है ना, तभी थोड़ा ही बचता है, तभी से हम मंगवा लेते हैं ना, पहले से कि पूरा खाली हो जाता है तब मंगवाते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो इसी प्रकार इसको इसी अव्यवस्था को व्यवस्था में लाने का सिद्धांत है ना। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति की भी व्यवस्था को देखना पड़ेगा, केवल माल सामान की व्यवस्था नहीं। अगर मैंने भी दाल में नमक डाल दिया और मेरी मम्मी ने भी दाल में नमक डाल दिया तो क्या होगा? बहुत सारा नमक हो जाएगा। पता नहीं चलेगा किसको कौन सा काम करना है। उसकी अव्यवस्था होगी तो क्या होगा? हर एक काम के लिए अलग व्यक्ति होना चाहिए और हर एक व्यक्ति के लिए अलग काम होना चाहिए। स्पष्ट होगा ना, होना चाहिए ना कि इतना काम इसको करना है, इतना काम इसको करना है, तो अव्यवस्था नहीं रहेगी ना। तो व्यवस्था का सिद्धांत भी ये चीज़ बोलता है कि यह सिद्धांत दो बातों पर जोर देता है, माल सामान की व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। माल सामग्री की प्रत्येक वस्तु उसके योग्य स्थान पर होनी चाहिए। उसी प्रकार उचित योग्यता कुशलता वाले कर्मचारी को योग्य स्थान पर नियुक्त करना चाहिए। किसी विशेष स्थान के लिए योग्य विशिष्ट कर्मचारी की भर्ती की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर अचानक स्पष्ट खास प्रकार के कार्य के लिए ज़रूरत पड़ गया तो खास प्रकार के कार्य के लिए खास प्रकार के व्यक्ति को रखना पड़ेगा नौकरी में, है ना। उसके बाद ये समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत तो हम सबको पता ही है, हमारे इंडिया में तो ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन होता नहीं है, खाली बोला जाता है, सुनने में तो बहुत पॉपुलर है। तो समानता का सिद्धांत कर्मचारी संचालन व्यवस्था का एक भाग है। कर्मचारी जीवित व्यक्ति है, इसलिए उनसे काम लेने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। अधिकारियों को कर्मचारियों से काम लेते समय न्यायपूर्ण और समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। भेदभाव तो बचपन से सुनते आते हैं ना हम, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे भेदभाव। इंडिया में तो पॉपुलर शब्द है भेदभाव, पार्शियलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? पार्शियलिटी। तो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समान का अर्थ देखना, यहाँ पे समान का अर्थ क्या होता है। मुझे ये बताओ कि अगर 5 व्यक्ति है, पांचों व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं, है ना। कोई 10 इकाई बनाता है, कोई 9 इकाई बनाता है, कोई 8 इकाई बनाता है, कोई 11 इकाई बनाता है, कोई 12 इकाई बनाता है, तो क्या उन सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? असमान व्यवहार करना चाहिए। समानता का सिद्धांत ये नहीं कहता कि मालिक और कर्मचारी दोनों का पगार सेम होना चाहिए। समानता का सिद्धांत ये नहीं कहता कि भाई मतलब जो ज़्यादा काम करे उसको भी समान वेतन, जो कम काम करे उसको भी समान वेतन। समानता का सिद्धांत ये कहता है कि सबको अपने काम के अनुपात में काम के हिसाब से समान अनुपात में वेतन देना चाहिए। काम के हिसाब से एक निश्चित होना चाहिए कि
जो जितना काम करेगा उस हिसाब से वेतन होना चाहिए। फिर आप जो काम नहीं करेगा उसको ज़्यादा वेतन दो, उसको भी उतना वेतन दोगे, जो काम करेगा उसको भी उतना वेतन दोगे, तो ये हो जाएगा भेदभाव। वो समानता नहीं है, वो भेदभाव है। यहाँ पे ये ध्यान, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। यहाँ पे दो प्रकार के लोग होते हैं, कोई इस टॉपिक को समझ पाते हैं तो उसके लिए वो बात सही है, जो इस टॉपिक को नहीं समझ पाते वो लोग समानता को भेदभाव बोलेंगे और भेदभाव को समानता बोलेंगे। एक व्यक्ति ने दिन में 8 इकाई बनाई और मैंने उसको 1600 रुपया दिया। दूसरे व्यक्ति ने 9 इकाई बनाई और उसको भी मैंने 1600 रुपया दिया। तो मुझे बताओ, क्या यह समानता है, क्या असमानता है? लेकिन लोग इसको बहुत सारे लोग इसको समानता बोलते हैं। समानता का अर्थ क्या है? अगर वो 9 इकाई बनाता है तो उसको 1800 रुपया देना चाहिए, क्योंकि देखो अभी अनुपात देखो इसका, 16/8 करो कितना होना चाहिए, 200 हो रहा है। यहाँ पे 1800/9 करो, क्या हो रहा है, 200 हो रहा है। तो समान क्या होना चाहिए, 1600 और 1800 समान होना चाहिए कि 200 और 200 समान होना चाहिए? 200। तो यहाँ पे अनुपात समान होना चाहिए, तो तभी हम समान कहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई उसका टोटल जितना काम कितना भी करे उसको समान वेतन देना चाहिए, ऐसा नहीं होता, तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा। करेगा तो ये टॉपिक को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बहुत कम पढ़े लिखे लोग हमारे सामने आ जाते हैं। कम पढ़े लिखे लोग हमारे सामने आ जाएंगे ना, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये टॉपिक, कि भाई इसको 1600 दिया, इसको भी 1600 दिया, मैं काम मतलब, तो ये बात गलत हुई कि आप हम दोनों को, मतलब इसको 1600 दिया तो इसको 1800 क्यों दिया, मेरे को भी 16, उसको भी 1600 देना चाहिए ना। वो कम पढ़े लिखे लोग इस प्रकार की कैलकुलेशन करेंगे और बोलेंगे आप भेदभाव करते हो। अरे भाई, जो जितना काम करेगा है ना, मैं उसको उतना मिलेगा, है ना। अभी समझ लो कि कुछ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कंफ्यूजिंग में, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो उसको क्या है, मैं ज़्यादा पेपर सेट देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कि भाई तुम ये 5 पेपर सेट ख़त्म करो। सबको पहले 5-5 पेपर सेट दे दिया लास्ट में। अभी जिसने 5 पेपर सेट जल्दी ख़त्म कर दिया उसको मैं दूसरे 5 पेपर सेट दूंगा कि और 5 करो। लेकिन जिसने पहले ही 5 पेपर सेट ख़त्म नहीं करे उसको मैं दूसरे 5 दे सकता हूँ क्या? उसको पहले पहले वाले 5 पेपर सेट ख़त्म करने चाहिए ना। अभी उसका लेवल नहीं है, उतनी स्पीड नहीं है उसकी, उतनी याद, मतलब याद करने की क्षमता ज़्यादा नहीं है, तो वो धीरे धीरे याद करेगा, तो कोई बात नहीं, उसके 5 हो जाएंगे तो दूसरे 5 देने ही वाला हूँ। फिर उसके भी 5 हो गए तो उसको मैंने दूसरे 5 दे दिया, जबकि जिसके 10 हो गए थे उसको मैंने और 5 दे दिया, तो उसको 15 दे दिया। तो क्या यह असमानता है कि समानता है? समानता है कि असमानता है? समानता है ना। हाँ। समानता है। अभी जिसने 10 पेपर सेट खत्म किया और जिसने 15 पेपर सेट खत्म किया, अभी 15 पेपर सेट खत्म कर दिया और मैं 10 पेपर सेट वालों को डांटूंगा, आपने 15 क्यों नहीं किया, आपको भी 15 करना चाहिए, तो वो तो अन्याय हो जाएगा ना। क्योंकि उसका जो लेवल है उस हिसाब से उसको, उसके लेवल के हिसाब से उसको मिल रहा है, उस जिसके लेवल है उस हिसाब से जिसको मिलेगा। अभी जो जिसकी क्षमता 10 पेपर सेट की है, या फिर जिसको कम समय मिलता है, घर पे काम करने का ज़्यादा होता है तो घर पे कम समय मिलता है, तो वो 10 पेपर सेट कर पाए, उसको मैं ज़बरदस्ती 10 पेपर सेट की जगह 15 करवाऊँगा, तो क्या वो ज़बरदस्ती करेगा 10 की जगह 15, तो उसके दिमाग पर 15 पेपर सेट घुसेगा या 10 ही घुसेगा? 10 भी नहीं घुसेगा अगर ज़बरदस्ती करवाऊँगा ना। तो ये तो असमानता हो जाएगी, और असमानता किस, कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि प्रेशर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना ये होगा ना वो होगा, कर तो सब लेंगे लेकिन कुछ जल्दी जल्दी में कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार के टॉपिक को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ समझानी पड़ती है अच्छे से, है ना। तो समानता का सिद्धांत कर्मचारी संचालन व्यवस्था का एक भाग है। ऊपर जो व्यवस्था का सिद्धांत है ना, उसी में समानता का सिद्धांत हम ले सकते हैं। कर्मचारी जीवित व्यक्ति है,
इसलिए इनमें काम लेने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। अधिकारियों को कर्मचारियों के साथ काम लेते समय न्यायपूर्ण और समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए औपचारिक या परंपरागत तरीके के स्थान पर अनौपचारिक व्यवहार करके, थोड़ा मीठा बोल के, थोड़ा डांट के इकाई में समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करने चाहिए। कर्मचारियों को संचालकों के प्रति व्यवहार, निष्ठा, रुझान, समानता और न्याय पर आधारित होते हैं। कर्मचारी क्या होते हैं? संचालकों के प्रति संचालकों के प्रति जो कर्मचारियों की जो व्यवहार होते हैं वो किस प्रकार, किसके ऊपर आधारित होते हैं? निष्ठा, रुझान, समानता और न्याय पर आधारित हो। मतलब यहाँ पे कर्मचारियों, संचालकों उसके ऊपर कितनी निष्ठा रखते हैं, कितनी समानता रखते हैं, कितना न्याय रखते हैं, उसके ऊपर कर्मचारी का व्यवहार होता है। ठीक है ना? उस हिसाब से कर्मचारी का व्यवहार रहेगा। और कर्म जो मतलब संचालक होगा वो अन्याय करेगा या असमानता रखेगा, भेदभाव रखेगा, तो कर्मचारी भी उससे रूठ जाएगा तो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, विश्वास पात्र नहीं रहेगा। हाँ, पिक्चर में हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, पिक्चरों में, सीरियलों में। तो इसको बोलते हैं समानता का सिद्धांत। समझना बहुत मुश्किल था। अच्छा, कर्मचारी स्थिरता का सिद्धांत। स्थायी और स्थिर कर्मचारी व्यवसायिक इकाई की पूंजी होते हैं। जो मैंने उस दिन कल परसों कब बताया था, मजूर परिवर्तन क्या था, फेरबदली, मजूर परिवर्तन दर क्या था, कर्मचारी परिवर्तन दर, ऐसा कुछ था ना शब्द, वही सिद्धांत ये है, ऐसा कुछ शब्द था। कर्मचारी की योग्यता वेतन में आपने बताया था ना, वो नहीं आ, कर्मचारी बार बार बदलने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ था ना ये। कर्मचारी 7वें में है। हाँ सर, उसमें आखिरी लाइन में ही दिया है। हाँ, कर्मचारी श्रमिक स्थानांतरण की दर, वही टॉपिक यहाँ पे है, ये वही टॉपिक यहाँ पे, कर्मचारी स्थिरता का सिद्धांत। स्थायी और स्थिर कर्मचारी व्यवसायिक इकाई की पूंजी होते हैं। किसी एक इकाई में दीर्घ समय तक स्थिर रहने से कर्मचारी का विकास होता है और व्यवसायिक इकाई की लक्ष्य प्राप्ति में कर्मचारी स्थिरता महत्वपूर्ण योगदान देती है। दीर्घ समय तक कर्मचारी के जिस किसी इकाई में रहने से अभ्यास मतलब झुकाव के प्रभाव के परिणाम स्वरूप में उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगर कर्मचारी एक ही जगह पे स्थिर रहेगा तो वहाँ पे उसको हर एक प्रकार का मतलब सिचुएशन पता होगा, वो उसके अनुरूप हो गया होगा, उसके लिए वो सानुकूल अनुकूल हो जाता है ना। तो क्या होता है, उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, वो ज़्यादा काम करने लगता है, उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि उसको आदत हो जाती है वहाँ पे काम करने की। और जहाँ पे आपकी आदत हो जाती है वहाँ पे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। एक ही मशीन पे आपको लगातार काम करते रहना तो वो मशीन का आपको आदत हो जाता है, लेकिन हर बार अलग अलग मशीन पे करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। साथ ही श्रमिक स्थानांतरण की दर में भी कमी होती है। मैंने वही बोला ना, वो यहाँ पे आएगा श्रमिक स्थानांतरण दर, और श्रमिक स्थानांतरण दर में कमी होगी तो क्या होगा, कर्मचारी स्थिर रहेंगे। स्थायी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। पदोन्नति मतलब स्थायी कर्मचारी होंगे तो उसके पदोन्नति भी होनी चाहिए, मतलब उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, उस ज़रूरत के अनुसार उसको ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद है सूत्रपात का सिद्धांत। संचालकों में जिस प्रकार उद्योग साहसिकता आवश्यक है वैसे कर्मचारियों में पहल वृत्ति होना आवश्यक है। उद्योग साहसिकता क्या है, संचालक जो है वो साहसिक होते हैं। साहसिक मतलब वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसको वो साहस बोल सकते हैं। वो उसको ऐसा साहस नहीं बोलते कि भाई ये पर्वत के ऊपर चढ़ जाना भी साहस होता है, एडवेंचर होता है ना। बहुत बड़े मतलब विमान के अंदर, विमान के ऊपर से, हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाना वो भी साहस होता है, एडवेंचर होता है। पानी में छलांग लगाना वो भी एडवेंचर होता है। लेकिन ये उद्योग साहसिकता है, मतलब इंडस्ट्री का एडवेंचर है, मतलब वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना होता है पैसा बहुत बड़ा, उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है ना।
तो संचालकों के लिए उद्योग साहसिकता तो आवश्यक है, मतलब उसको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। वैसे कर्मचारियों में पहल वृत्ति होना आवश्यक है। कर्मचारी में क्या होना चाहिए? पहल वृत्ति होना चाहिए। ऐसा अभी हम क्या होता है कि जब 4-5 भाई बहन होते हैं या 2-3 भाई बहन होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर मम्मी या पापा ने काम बोलेंगे तो क्या करेंगे? पहले तू कर, पहले तू कर, पहले तू ये कर, ये नहीं करती इसलिए मैं नहीं करती, या ये नहीं करता इसलिए मैं भी नहीं करता, ये पहले ये करेगी तो मैं भी करूँगा, है ना। तो ये पहल वृत्ति नहीं है, पीछे जाने की वृत्ति है कि मुझे पहले नहीं कर रहा है, दूसरे लोग करेंगे तो मैं करूँगा। ऐसे तो दुनिया में कोई काम नहीं करेगा। जबकि कर्मचारियों को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें क्या होना चाहिए? पहल वृत्ति होनी चाहिए कि सबसे पहले मैं करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा। लेकिन ऐसा कर्मचारी में ऐसा सोच आएगा कैसे? हाँ, बचपन से हम भाई बहन में भी ऐसा सोच नहीं आता है, तो बड़े होने के बाद जब हम कर्मचारी बनेंगे तो हमारे में ये सोच कैसे आएगा? संचालकों को ऐसा व्यवसाय वातावरण प्रदान करना चाहिए कि जिसमें कर्मचारियों की पहल वृत्ति को प्रोत्साहन प्राप्त हो। पहल वृत्ति से कर्मचारी में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्तियों का विकास होता है। पहले मैंने बोला ना, ऐसा कर्मचारियों में ऐसे कैसे आ जाएगा पहल वृत्ति? उसके पास तो ऐसा है ही नहीं, है ना, बचपन से तो आदत नहीं है, तो कैसे आएगा पहल वृत्ति? तो ऐसा संचालक को ऐसा वातावरण मतलब लाना है कि वहाँ पे कर्मचारी पहल वृत्ति करें। हाँ, ऐसा कैसे लाएंगे? संचालक बोलेंगे कि जो सबसे ज़्यादा काम करेगा, जो सबसे अच्छा काम करेगा, उसको ये इनाम मिलेगा। तो सभी लोग आकर्षित हो जाएंगे, लालच में आएंगे। तो क्या होगे? नहीं नहीं, पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा। तब जाके पहल वृत्ति अपने आप आ जाती है, क्योंकि कुछ लालच दी जा रही है ना। तो लालच देना जरूरी होता है। वहाँ पे पहल वृत्ति लाने के लिए ये करना जरूरी है। पहल वृत्ति से कर्मचारी में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्तियों का विकास होता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा, मेरे मतलब मैं खुद करूँगा, आगे बढ़ूँगा। मुझे मतलब किसी के कोई मुझे बोलेगा तो ही मैं करूँगा, ऐसा नहीं। कोई मुझे नहीं बोलेगा तो भी मैं करूँगा, उसको बोलेंगे स्वतंत्र रूप से काम करने की शक्ति। उनकी नेतृत्व शक्ति भी खिलती है, उनकी नेतृत्व शक्ति खिलती है, मतलब वो एक लीडर बन सकता है इन फ्यूचर। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद दिया है समूह भावना का सिद्धांत। तो ये समूह भावना का सिद्धांत तो नॉर्मल है, इसमें तो कुछ बोलने की खास ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी समझ लीजिए कि व्यवसायिक इकाई की सफलता का आधार संचालकों और कर्मचारियों के परस्पर संबंधों पर आधारित होता है। इसलिए दोनों वर्गों के मध्य सुमेलपूर्ण संबंध होने चाहिए। संचालकों को कर्मचारियों के मध्य समूह भावना पैदा करनी चाहिए। यदि सभी कर्मचारी समूह में बनकर कार्य करेंगे, टीम वर्क बोलते हैं ना, टीम वर्क, तो इकाई के लक्ष्य प्राप्ति का कार्य सरल हो जाएगा। अच्छा, आपने वो लगान पिक्चर तो देखा होगा। लगान पिक्चर में जब वो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉल कहीं पे जाता है तो सभी जितने भी लोग थे सभी वो बॉल लेने को चले जाते। क्या उसको समूह भावना बोल सकते हैं? वो समूह भावना नहीं है ना। समूह भावना उसको बोलेंगे कि सबका लक्ष्य एक हो, सबको कार्य एक नहीं करना है। टीम वर्क क्या होता है कि वहाँ पे लक्ष्य सभी का एक है, लेकिन सभी को कार्य एक नहीं करना है। सभी लोग एक कार्य करने जाएंगे तो वहाँ पे समूह नहीं रहेगा, है ना। जहाँ पे भी कोई भी लक्ष्य करना है तो वहाँ पे अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो सभी लोग एक ही कार्य करने के लिए इकट्ठे नहीं होते। एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भले इकट्ठे हो, लेकिन कार्य सबका अलग अलग होता है। व्यावसायिक इकाई की सफलता का आधार संचालकों और कर्मचारियों के परस्पर संबंधों पर आधारित होता है, वो बात अलग है। इसलिए दोनों वर्गों के मध्य सुमेल पुत्र संबंध तो होने ही चाहिए, है ना। संचालकों को कर्मचारियों के मध्य समूह भावना पैदा करनी चाहिए, है ना। अभी 5 व्यक्ति है, पाँचों व्यक्ति ऐसा बोले नहीं मैं सब एक ही कार्य करेंगे तो काम नहीं होगा। सबको अलग अलग कार्य दिया जाएगा, तब जाके सबका लक्ष्य एक सिद्ध होगा। यदि सभी कर्मचारी समूह बनने में क्या होता है, समूह को समझना। टीम का अर्थ ये नहीं है कि सबको एक काम करना है। टीम का एक अर्थ ये है कि सबको अपने अपने हिसाब से अपना अपना दिया हुआ कार्य करना है और
लक्ष्य एक, जो सभी का एक लक्ष्य है उसको पूरा करना है ना। समूह बनकर कार्य करेंगे तो इकाई के लक्ष्य प्राप्ति का कार्य सरल हो जाता है। हेनरी फेयल ने उपरोक्त सिद्धांत दर्शाते समय कहा था कि संचालन के सिद्धांतों की उपयुक्त सूची अंतिम सूची नहीं है। ये 14 नंबर मतलब ये अंतिम नंबर नहीं है, उसके बाद भी आप लोग उसमें नंबर ऐड कर सकते हो। संचालक अपने अनुभव, संशोधन और ज्ञान के आधार पर नवीन नवीन सिद्धांतों को जोड़ सकते हैं। इन सिद्धांतों को व्यावसायिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक प्रकार की सभी प्रवृत्तियों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल मैनेजमेंट में, बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के लिए ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजकीय रूप से भी कार्य किया जा सकता है, राजनीति में भी काम आएगा। मैं पढ़ाने में भी उसका उपयोग कर सकता हूँ। 2.5 पीटर एफ ड्रकर का संचालन क्षेत्र में अभी योगदान। पीटर एफ ड्रकर 1909-2005 बहुत प्रख्यात संचालन शास्त्री के रूप में ख्याति प्राप्त लेखक, चिंतक और शिक्षकविद थे। वैश्वीकरण के कारण समस्त विश्व की व्यावसायिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ था। वैश्वीकरण हुआ था ना, इंडिया में भी तो वैश्वीकरण आया था उस 1991 के बाद, है ना, 1991 के बाद उसको आर्थिक सुधार बोला गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये सूची दी गई थी, जिस कारण से संचालन की नवीन पद्धतियों को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पीटर एफ ड्रकर ने मानव संपत्ति को व्यावसायिक इकाई में योगदान में ध्येयलक्षी संचालन और स्वनियमन का सिद्धांत प्रमुख है। क्या है, उसने क्या बोला? ध्येयलक्षी संचालन उसका एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है स्वनियमन का सिद्धांत प्रमुख है। ध्येयलक्षी संचालन के विषय में वे बताते हैं कि लक्ष्य सिद्धि के लिए कर्मचारियों और संचालकों के लक्ष्य में एक सूत्रता होनी चाहिए। अलग अलग व्यावसायिक स्वरूप की इकाइयों के लिए ध्येयलक्षी संचालन बहुत ही प्रभावशाली है। इसका प्रमुख योगदान मानव संसाधन संचालन, बाजार संचालन और तनाव संचालन में होता है। कौन सा? ये पीटर एफ ड्रकर के जो बात बताइए ना ध्येयलक्षी संचालन की, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका प्रभाव कहाँ पे पड़ता है, उसका काम कहाँ पे आता है। एक तो मानव संसाधन संचालन में तो आता ही है, बाजार संचालन में भी आता है, और तनाव संचालन मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसमें भी आता है। इसलिए पीटर एफ ड्रकर को आधुनिक संचालन के पिता कहा जाता है।